उस दिन मैंने अपनी पत्नी की बातें मानी थी कि मैं उसका कमरा बनवा दूं। कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी किसी खास लोगों के शिकंजे में आ गई है। कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी दुनिया में इंसान जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जो मुझसे छुप छुप कर उस कमरे में किसी और से मिलती है। उस दिन मेरी पत्नी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने उसे आराम करने की नसीहत दी और खुद तैयार होकर अपने आप ही जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने पत्नी से कहा था कि तुम पलंग से खड़ी ना हो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी। मैं उसके पीछे छुप गया कि मेरी पत्नी को महसूस भी ना हुआ कि मैं घर में हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया और नाश्ता लेकर उस बंद कमरे के दरवाजे खोलकर अंदर जाती है तो जो मैं देखा, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो तो एक दिन जब मैं अपने पत्नी के साथ बैठकर चाय पी रहा था, तब बात बात में मेरी पत्नी कहने लगी कि घर में बहुत से सामान हैं जो समय आने पर काम आता है, लेकिन हर समय उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए रूम बनवा सकते हो जिसमें मैं सारे पुराने सामान रख सकूं? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैंने उसी से कुछ महीने का समय मांगा और मैंने अपने काम को दोगुना कर दिया और अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने का पूरा इरादा बना लिया। जैसे ही 1 महीने ख़त्म हो गए, मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ दिनों में ही मैंने वह रूम बनवा दिया। अब मैं रोज़ाना काम पर नहीं जाता था। कमरा बनवाने के बाद अपनी पत्नी की रवैया कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वह काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगी थी और अक्सर मैंने उसे अकेले में रोते हुए देख लेता था। मेरा ध्यान हरगिज उस तरफ नहीं गया था कि उसके रोने की वजह एक छोटा सा कमरा स्टोर रूम ही भी हो सकता है। मेरी और मेरी पत्नी के बीच में कभी भी किसी भी बात पर इतने सालों में लड़ाई नहीं हुई थी, जबकि हमारे संतान भी नहीं थे। तो भी ना कभी मैंने उसको ताना दिया और ना ही कभी मेरी पत्नी से उस बात पर नाखुश हुए। भगवान की दी हुई तमाम चीज़ों से बेहद खुश थे। मैं अपने कम तनख्वाह में भी उसे खुश रखने की पूरा कोशिश करता था। कभी उसे गजरे ला कर देता तो कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे। उन दिनों उसने ना घूमने फिरने का शौक़ था, ना ही वह मुझे अपनी छोटी छोटी फरमाइश किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उसे कहा कि उसे डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। मेरे बहुत कहने के बाद वह मेरी बात मान गई। हम दोनों डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरी पत्नी को रोने की वजह उसकी कोई और परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान था कि ऐसा क्या हुआ। मेरी बीवी को बहुत परेशानी लग गई। मैंने उससे बात की तो उसने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि शायद बच्चा ना होने की वजह से वह परेशान है। जब मैंने उससे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ, तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी की उस बात से बहुत हैरान हुआ और मैंने गुस्से में आकर उससे वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं है। मैं और हैरान हो गया कि उस छोटे से घर में उसे खाना पकाने के अलावा और छोटी मोटी सफाइयों के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक रोज़ मैंने अपनी बीवी से ऑफिस जाते हुए कहा कि आज मैं घर पर जल्दी आ जाऊंगा और साथ में मेरे कुछ दोस्त भी होंगे। तुम चाय का इंतज़ाम कर देना। मेरी उस बात पर मेरी पत्नी मुझसे बहुत गुस्सा हुई और हम में जो कभी लड़ाई नहीं होती थी, उस बात पर हम खूब लड़े। यह पहली बार नहीं था कि मैं अपने किसी दोस्त को चाय पर बुलाया और मेरी पत्नी ने चाय के साथ कुछ छोटा मोटा बंदोबस्त भी किया हो, लेकिन आज की उस बेरुखी रवैया पर मेरी पत्नी की इस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। ना जाने उसे मेरी जल्दी जाने में परेशानी थी या फिर मेरी दोस्त के साथ आने पर या फिर हमारे लिए चाय के इंतज़ाम पर। बहरहाल मैंने उस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त को साथ लाने का इरादा बदल दिया। कई दिनों तक हम दोनों में नाराज़गी रही। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि मेरी पत्नी का रवैया क्यों बदलता जा रहा था। उसी दौरान एक दिन मुझे लूज मोशन हो गया था,
तो मैं काम पर जाने की भी टाल दी थी। इतने में मेरी पत्नी ने मेरी खुद खिदमत की, लेकिन वह मुझे कुछ परेशान सी लगती थी। ज़्यादातर वक्त किचन में गुजारती थी। मुझ में इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि मैं उठकर कभी उसकी मदद नहीं करवा सकता था। और मेरी बहुत तबीयत खराब थी कि एक दिन मैंने नहाने बाथरूम की तरफ जा रहा था। देखा कि मेरी पत्नी रसोई के पास बैठे हुए रो रही थी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। बहुत पूछने के बाद भी उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और कहा कि बस दिल परेशान हो रहा था। मुझे लगा मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। अगले दिन मैं गहरी नींद में सोया था कि एकदम से खांसी से मेरी आंख खुल गई। कुछ बात करने की आवाज़ सुनी। मैं बहुत हैरान में आ गया कि आखिर मेरी पत्नी और मेरे अलावा तो उस घर में कोई भी नहीं रहता। तो यह गुनगुनाहट किसकी है? मेरी पत्नी किससे बातें कर रही है? मैं बहुत परेशान था कि उठकर किचन की तरफ गया, लेकिन मुझसे ज़्यादा चला न गया। मैं दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, यह आपका वहम है। उन कुछ दिनों में मैंने उससे बहुत बार सुबह में किचन के बराबर स्टोर रूम वाले कमरे से बाहर निकलते देखा था, लेकिन मेरी पत्नी ने नहीं देखा था कि मैंने उसे देखा है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ अच्छी थी तो मैंने किचन में पानी पीने के लिए गया, तो मैं अपनी पत्नी को वहाँ नहीं पाया। मैंने किचन से बाहर आकर उसे ढूंढने लगा था कि रसोई के बराबर में बने हुए स्टोर रूम से निकली और मुझे देखते ही वह घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने जो भी उसे किचन के बराबर में बनवाया हुआ खाली रूम से बाहर निकलते देखता तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई काम से उस कमरे में जाती है। लेकिन आज उसके माथे के पसीने ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वहाँ सामान रखने गई थी। मैंने बातों को यही ख़त्म कर दिया। मैं अपनी पत्नी से अब ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में मेरी बीवी खूब सेवा करके मेरा दिल जीत ली थी। कुछ दिनों बाद जब मैं ऑफिस के लिए उठे तभी पत्नी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वह किचन में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। तब मैं किचन में गया तो वहाँ भी मौजूद ना थी। मैंने बाथरूम में और घर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान लिया, मगर मेरी पत्नी कहीं मौजूद नहीं थी। अभी मैं घर से ही बाहर परेशानी की हालत में निकलने ही वाला था कि कुछ आवाज़ें मेरे कानों में सुनाई दी। मुझे आवाज़ समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ आया कि आवाज़ें उसी स्टोर रूम से आ रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वहाँ अंदर से लॉक लगा था। मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैं कमरे में आया था कि मेरी पत्नी मेरे पीछे आ खड़ी हुई। उससे मैंने पूछताछ किया वहाँ पर, तो उसने मुझसे कहा कि वह सामान सेट करने के खातिर उस कमरे में मौजूद थे। अब की बार मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने उस कमरे में कुछ आवाज़ें सुनी हैं, क्योंकि मैं उसकी बात का पता लगाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार मेरी पत्नी उस कमरे में मौजूद होती है, और ऐसी कौन सी आवाज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। मैं दिन रात उस परेशानी में घुलता जा रहा था, लेकिन उस गुनगुनाहट की आवाज़ इतनी हल्की हुआ करती थी कि मुझे कोई आवाज़ समझ में नहीं आती थी, और मैं चुप कर अपनी पत्नी का पीछा करता रहता था। मेरी इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अपनी पत्नी से उस बात के लिए पूछताछ करूं। मुझे लगता था कि मेरी बीवी ने आवाज़ बंद करवा दी है और मैं कभी उससे उस बात के बारे में नहीं पूछ पाऊंगा। आखिर वह क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे अपने उस दिन के फैसले पर बहुत मलाल महसूस हो रहा था कि उस दिन मैंने अपनी पत्नी की बातें मानी थी कि मैं उसका कमरा बनवा दूं। कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी किसी खास लोगों के शिकंजे में आ गई है। कभी मुझे लगता था मेरी पत्नी दुनिया में इंसान जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जो मुझसे छुप छुप कर उस कमरे में किसी और से मिलती है। लेकिन मैं कभी एक फैसले पर कायम नहीं रहता था कि किसी भी मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
ऐसा नहीं था कि मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पत्नी जो 15 घंटे उस दरवाजे की पहरेदारी कर रही थी, जब भी मैं उस तरफ जाता था मेरी पत्नी किसी न किसी बात के बहाने टाल देती थी या मुझे उस तरफ ध्यान हटवा देती थी। मैं बहुत परेशान था। अब मेरी जान पर वह कमरा और उस दरवाजे को खोलना ज़रूरी हो चुका था, लेकिन मैं क्या करता? अपनी पत्नी को उस बात के मामले में बताना नहीं चाहता था। मैं उसकी जासूसी करना चाहता था, अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने ज़िंदगी में खुद को उससे ज़्यादा बेबस महसूस किया था। कभी भी बहुत गुस्सा आता था, दिल चाहता था कि सब कुछ खत्म कर दूं और अपनी पत्नी को तलाक दे दूं और उसके सारे करतूत उसके सामने लाऊं, मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत न था। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं ऑफिस में आ जाऊं और पूरा दिन अपनी पत्नी की हरकत पर नज़र रखूं। उस दिन मेरी पत्नी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने उसे आराम करने की नसीहत दी और खुद तैयार होकर अपने आप ही जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने पत्नी से कहा था कि तुम पलंग से खड़ी ना होना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी। मैं उसके पीछे छुप गया कि मेरी पत्नी को महसूस भी ना हुआ कि मैं घर में हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया और मैं देखकर हैरान रह गया कि नाश्ता लेकर उस बंद कमरे के दरवाजे खोलकर अंदर जाती है। वह दरवाजे को ताला लगाए रखती थी। जब मैंने उससे उस ताले के बारे में पूछताछ किया तो उसने कहा था कि उसने अपना कीमती जेवर भी उसी कमरे में छुपा रखे हैं, क्योंकि अगर भगवान न करे कि कोई चोरी हो जाए तो उस कमरे को घूरा कबाड़ा कमरा समझेगा और उस कमरे की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। मैं 2 लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ और चाय की 2 कप देखकर मेरा शक और बढ़ गया। मेरे मौजूद होने के बाद भी जो मेरी पत्नी ने किसी को उस घर में रखा हुआ है, मैं गुस्से से खौल रहा था। ऐसा कौन था जिसे वह दिन रात अपने साथ रखती थी और मुझसे भी ज़्यादा अजीज समझती थी? मैं अंदर ही अंदर ताल मिला रहा था और मान चुका था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है। इसने मेरे होते हुए किसी आदमी से रिश्ता रखा है। मैं तो इतने अरसे तक सोचता रहा था कि मेरी पत्नी या तो किसी भूत के साये में आई है या कोई और मामला है। मुझे अपनी पत्नी से नफरत होना शुरू हो गई थी। मेरे प्यार का घुटन शुरू हो गए थे। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन कदम इतने भारी हो गए थे कि उस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफ़र तय नहीं हो रहा था। तब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और किसी ने सर पर आसमान भी छीन लिया था। मैं अपने आप को उस भरी दुनिया में बेबस मजबूर आदमी समझने लगा था। या कुछ मिनट कुछ मुझ पर इतने भारी थे कि लगता था कि या तो इस दुनिया से चला जाऊं या फिर अपनी पत्नी को जान से मार दूं। यह मैं जानता था, मेरा भगवान जानता है कि मैं उस चंद कदमों का सफ़र कैसे तय किया। अभी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे हाथ में जो पसीजने लगे थे, मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा था। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए अपने हाथों को उठाया था कि दोबारा से गुनगुनाहट मेरे कानों में आए। मैं अपने हवास में ना था। मुझे तो यह बातों की बुदबुदाहट भी समझ नहीं आती थी। तो मैंने दरवाज़ा खोलते ही जोरदार चीख मारी और अपनी पत्नी को पुकारा, लक्ष्मी! मगर यह क्या? मैं जरा देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया था कि अब मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त ना था। अगले ही सेकंड में अपने इरादे पर बहुत ज़्यादा पक्का था। मैंने क्या देखा कि किसी के लिए नाश्ता लेकर गई और उसके हाथ में जिसके लिए निवाला है और जिसने उसने निवाले को खाने के लिए अपना मुंह खोल रखा है, वह तो मेरी सौतेली माँ है। मैं लक्ष्मी को कितना गलत समझा था। कभी उसे जादू टोने वाली औरत, कभी उसे मैंने बदचलन समझा। इस तरह मेरी आवाज़ सुनकर लक्ष्मी की हाथ से निवाला गिर गया और मेरी सौतेली माँ मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। उसने पसीने छूटने लगे। मुझे लगा जैसे
किसी ने मेरे कदमों तले ज़मीन भी गाड़ दी है। मैं अपने आप को ना मर्दों में पा रहा था ना मुर्दों में। लक्ष्मी इतने दिनों तक मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाए उसकी खिदमत किए जा रही थी कि मेरा फ़र्ज़ था, मगर मैं अपने फ़र्ज़ से भागना चाहता था। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी अपनी माँ मानने को तैयार न था। मुझे शुरू से ही कबूल ना था कि मेरी माँ की मौत की वजह भी मेरी सौतेली माँ ही है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे जहान में कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती थी। मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल करने को तैयार न था। मेरी पत्नी ने कई बार मुझे दबे लफ्ज़ों में समझाया था कि माँ आखिर माँ होती है, चाहे वह पालने वाली माँ हो या पैदा करने वाली माँ। लेकिन उस बात पर मेरे शरीर नाराज़गी में मेरी पत्नी को उस बात पर ऐसा इजरार ना करने पर मजबूर कर दिया। लक्ष्मी यह बात जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत खफा हूँ और मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में लक्ष्मी से मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें मेरी माँ बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। उसके पास कोई घर रहने को नहीं था। लक्ष्मी रहमदिल औरत थी, मेरी माँ को अपनी माँ जैसा मानती थी, लेकिन घर में कलेश ना हो इस वजह से उसने मुझसे उसको छुपा कर रखी और मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह भी दी और बहुत परेशानी की हालत में रहती थी, क्योंकि वह दोनों तरफ से फंस चुकी थी। एक तरफ पति था और दूसरे तरफ उसके दिल में रहम कि वह मेरी माँ, वह भी अपनी माँ का दर्जा देती थी। लक्ष्मी का इतना बड़ा बड़ापन देखकर मैं तो जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरा। लक्ष्मी को और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बिठाकर मैंने नाश्ता करवाया और तमाम गलतियों की माफ़ी मांगी। मैंने खूब रोया, इतना रोया कि लक्ष्मी और मेरी माँ को चुप करवाने के बावजूद भी मेरी चाहत नहीं रुक रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे हाथ काट दे। ऐसा लगता था मैं चोर हूँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आज मुझे समझ में आ गया था कि इंसान का किरदार होना कुछ नहीं होता, उसको अच्छी तरह से जानना, पहचानना और निभाना ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।